वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मॉडर्न फिजिक्स सीरीज का ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है। पिछले लेक्चर में देखो, लेक्चर 23 में हमने देखा था मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। आज एक लेवल ऊपर जाएंगे। आज के लेक्चर के बाद आप आंसर कर पाओगे दो बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है। देखो, पहला है पूरे यूनिवर्स में सबसे स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है और क्यों। वेल, स्क्रीन पे तो आपको दिख ही रहा है कि चलो एफ ही सबसे स्टेबल है, लेकिन क्यों ये समझना है। दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी आती कहाँ से है। सन में आपको पता है फ्यूजन से एनर्जी क्यों रिलीज होती है, निकलती क्यों है। और रिएक्टर जो होते हैं हमारे पावर हाउस, उनमें फिशन से भी एनर्जी निकलती है। अब दोनों प्रोसेसेस तो अपोजिट है, फिर दोनों में एनर्जी रिलीज क्यों। तो ये पैराडॉक्स हम सॉल्व करेंगे और वो एक ही कर्व है, सिंपल कर्व, फेमस कर्व, उससे सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है ये है कि लेक्चर थोड़ा डेप्थ में है। आप भी क्या करिए कि पेन पेपर लेके बीच बीच में पॉज करते रहिए, साथ में इन्वॉल्व रहिए और ध्यान से पूरे लेक्चर को आप समझते जाइए। तो रोड मैप देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, जो कि स्टेबिलिटी का असली मेजर है ना। ये थोड़ा हम बार बार रिपीट करेंगे, 3 स्लाइड्स में यही है। फिर मॉडर्न फिजिक्स का सबसे फेमस ग्राफ है बीई पर ए वर्सेस ए का कर्व। ये कर्व जेई में बार बार पूछा जाता है ना। इसको ना यही यहाँ पर हम थोड़ा डेप्थ में इसको ले जाएंगे, फिजिसिस्ट की तरह पढ़ना सीखेंगे। तो एक स्लाइड ऐसी भी है जो आपको बोनस है। फिर देखेंगे कि हीलियम 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 60, ऑक्सीजन जो है 16, ये तीन जो न्यूक्लियाई है कर्व के लोकल पिक्स पे क्यों बैठे हैं, ये बोनस है। थोड़ा ये एक्स्ट्रा हम डिस्कशन करेंगे जो कहीं यूजुअली नहीं करते हैं। इसमें पॉली प्रिंसिपल को आपको बताएंगे। हाँ, जो जो जिनको एक्स्ट्रा जानना है वो ये स्लाइड ध्यान से सुने। अब है उसके बाद क्यू वैल्यू, है ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन का क्यू वैल्यू डिसाइड करेगा। फिर एक सटल कॉन्सेप्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जहां मोमेंटम कंजर्वेशन का खेल है ना। सारी चीजें बहुत जुड़ी हुई है। और ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसका डेरिवेशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, बहुत ही फंडामेंटल लेवल से करेंगे। तो यहाँ पर हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और एंड में हम देखेंगे एन वर्सेस जेड का प्लॉट, है ना, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का कंप्लीट पिक्चर। बीच बीच में हमने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहे, ताकि आपको ये जो थियरी अप्लाई की है उसको, थियरी सीख रहे हैं उसको अप्लाई कर पाए। और ये जो लाइन है, जो आज का आइडिया है, वो याद रखिए आप। टोटल बाइंडिंग एनर्जी बताती है न्यूक्लियस में मतलब न्यूक्लियस में कितनी टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताती है हर न्यूक्लियन कितने टाइटली बाउंडेड है अपने न्यूक्लियस से। और यही तो स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, टोटल एनर्जी नहीं। इसको मैं 3 बार रिपीट करूंगा स्लाइड में, क्योंकि गलती हो सकती है। तो दूसरा है, देखो ये जो नंबर है 1U इक्वल टू 931.5 MeV, इसको पॉकेट में रख लीजिए। पूरे लेक्चर की यही करेंसी है, स्पेशली जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अगर हमें कंपेयर करना है कि बाइंडिंग एनर्जी, मतलब अलग अलग न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, तो मतलब कैसे कंपेयर करेंगे। टोटल बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर कर लेना गलत हो जाएगा, है ना। हमें कंपेयर करना होगा पर न्यूक्लियन बेसिस पे, जैसे BeN डेल्टा एम सी स्क्वायर पर ए, है ना। टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ए जो है वो सिंपल एवरेज है, टोटल एनर्जी बांटी गई है ए न्यूक्लियंस में।
फिजिकली इसका क्या मतलब है? ये है वो एनर्जी जो चाहिए एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए। डायग्राम देखो, न्यूक्लियस है, एक न्यूट्रॉन को बाहर खींचना है तो अप्रोक्सीमेटली BeN जितनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी होगी। और यहाँ जो ये क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, बड़ा टोटल बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है ना? बड़ा एनर्जी मतलब स्टेबल, ऐसा नहीं। ये मिसकॉन्सेप्शन है जो जेई में ट्रैप बना के पूछा जाता है। देखो कैसे, इसको अगली स्लाइड पे मैंने जैसे कहा इसको रिपीट करते हैं। देखो, दो न्यूक्लियाई है, सोचो एक्स और वाई, है ना? बड़ा कौन सा है? ए एक्स ग्रेटर देन ए वाई। और एक्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी ये भी ज्यादा है, डी डेल्टा ई बाय डेल्टा ई एक्स जो है वो ज्यादा है वाई से। अब आपका जो नाइव आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, इनोसेंट आर्ग्यूमेंट, जो गलत है, देखो ये गलत आर्ग्यूमेंट ऐसा कहेगा भाई एक्स में तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी स्टोर्ड है तो एक्स को तोड़ना मुश्किल है ना? एक्स ज्यादा स्टेबल है। लॉजिकल तो लगता है लेकिन गलत है, इसलिए ये रिपीट कर रहा हूं। क्यों गलत है? क्योंकि एक्स में न्यूक्लियंस भी तो ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, लेकिन बांटने वाले भी तो ज्यादा है ना? जैसे एक फैमिली की टोटल इनकम 2 लाख है लेकिन 10 मेंबर है, दूसरी फैमिली की 1.5 लाख है लेकिन मेंबर 3 ही है, तो पर पर्सन कौन अमीर है? ऑब्वियसली दूसरी फैमिली। तो करेक्ट कंपैरिजन अगर आपको करना है तो BeN ऑफ एक्स और BeN ऑफ वाई कंपेयर करो, और मान लो नंबर्स निकालने के लिए कि आपका BeN एक्स लेस देन BeN ऑफ वाई आता है। इसका मतलब है एक्स से एक न्यूक्लियर निकालना आसान है और वाई से निकालना मुश्किल है, तो वाई का न्यूक्लियस ज्यादा टाइटली बंधा हुआ है। दैट मीन्स कि वाई ज्यादा स्टेबल है, इसको तोड़ना मुश्किल है ना? इवन दो उसकी टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कम है। अगेन गोल्डन रूल आप समझ लो कि BE पर ए जिसका ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। बस यही क्राइटेरिया है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी से धोखा बिल्कुल नहीं खाना है ना? अब देखो ये इसी को आगे अगेन रिपीट करते हैं। ये जो फेमस दो नंबर्स लिए जाते हैं, Fe56 और बिस्मथ 209। देखो टोटल बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, समझ गए? और आपको फैमिली मेंबर्स भी पता है, एक के 56 है, दूसरे के 209 है, तो ये जो टोटल अमाउंट है उसको बांट दो सारों में। तो जब आपने बांटा तो देखो 56 का 8.8 आया। क्या है वो 8.8? एनर्जी पर न्यूक्लियन। बिस्मथ का आया 7.84। ये एनर्जी पर न्यूक्लियन है और देखो MEV में है। अब यही इसी को प्लॉट किया है बार चार्ट पे, है ना? तो Fe ऊपर है, तो विनर कौन हुआ? Fe। मतलब Fe के न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को खींचना बहुत ही मुश्किल है कंपेयर टू बिस्मथ, है ना? इसीलिए कहा जाता है कि लोहा सबसे स्टेबल है। तो कंक्लूजन अगेन, ये लाइन एग्जाम में लिखने के लायक है। स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करो, कंपेयर करो, टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं कंपेयर करना है। ठीक है, चलो अब अपना फेमस ग्राफ आता है ना? न्यूक्लियर फिजिक्स का सबसे फेमस ग्राफ। कहो कि इस पूरे कर्व में पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स छुपी हुई है। एक फिजिसिस्ट के लिए हम तो ऊपर ऊपर से इसको देख लेंगे, है ना? इसमें फ्यूजन भी दिख रहा है, फ्यूजन भी दिख रहा है, रेडियो एक्टिविटी भी दिखेगी, स्टार्स की एनर्जी भी दिखेगी। हम तो लेकिन जो एग्जाम पॉइंट है वो देखेंगे। देखो पहले ध्यान से समझते, देखो एक्स एक्सिस पे क्या है? मास नंबर कैपिटल है। वाई एक्सिस पे क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन MEV में। क्या दिख रहा है? देखो ऊपर ऊपर से तीन फीचर्स तो दिख ही रहे हैं। पहला है लाइट जो न्यूक्लियाई है उसके लिए वो एकदम रैपिडली बढ़ रहा है। देखो स्लोप, स्लोप का तो पता होना चाहिए अब आपको, स्टीपर स्लोप है।
ड्यूटेरियम सिर्फ 1.1 MeV पे है। फिर देखो हीलियम एकदम जंप करके 7 MeV के पास पहुंच गया। C12 और O16 और कर्व चढ़ता जाता है। मैं इसको ना आपको बोनस स्लाइड पे डिस्कस करेंगे, ये जो जो पीक पे बैठे हैं ना, लोकल पीक। अच्छा, दूसरा फीचर देखो, मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, ए इक्वल टू 56 और 60 के बीच कहीं पर, ये ड्रॉ करने के लिए याद रखो। और अप्रोक्सीमेटली इसको ज्वाइन कर दो 8.8 MeV पर न्यूक्लियन। और वहां बैठा है हमारा हीरो लोहा, Fe, है ना, यूनिवर्स का सबसे टाइटली बाउंड न्यूक्लियस। तीसरा फीचर है, Fe के बाद कर्व गिरता है लेकिन धीरे धीरे। देखो बिस्मथ 209 पे 7.85 है और यूरेनियम 7.57 है। अब देखो A209 के बाद क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि न्यूक्लियस को साथ में रखना ही मुश्किल है। तो जो ये जो बड़े बड़े है ना, वो सारे न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव कहते हैं इन्हें। देखो अब वो पैराडॉक्स सॉल्व करते हैं जो मैंने शुरू में आपको जिक्र किया था। ग्रीन एरो देखो फ्यूजन के लिए, है ना, दो लाइट न्यूक्लियाई जोड़ो, जैसे आप दो ड्यूटेरियम को हीलियम बना दो, आगे रिएक्शन न्यू एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो क्या है, प्रोडक्ट्स कर्व पे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। देखो क्योंकि हीलियम ऊपर बैठा है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई, बढ़ी, मतलब एनर्जी रिलीज हुई। क्योंकि बढ़ी मतलब बाउंडेड है, नेगेटिव हुई, पहले पॉजिटिव थी तो बाकी की कहाँ गई, रिलीज हो गई। यही तो सन का इंजन है। रेड एरो देखो फिशन, यूरेनियम जैसे हैवी न्यूक्लियस को आप तोड़ो तो बीच में कहीं मीडियम न्यूक्लियाई बनते हैं, और वो भी कर पे ऊपर ही है। देखो फिर से एनर्जी क्या हुई, रिलीज। क्यों, क्योंकि पर एनर्जी, पर न्यूक्लियन एनर्जी बढ़ी, बढ़ी मतलब बाउंडेड नेगेटिव, पहले थोड़ी पॉजिटिव थी, कम तो रिलीज हो गया। ये अपना रिएक्टर का इंजन है। तो सीक्रेट ये है, दोनों प्रोसेसेस प्रोडक्ट को कर्व पे ऊपर ले जाते हैं, है ना, कहाँ, अपने हीरो की तरफ। तो सब न्यूक्लियाई चाहते हैं कि हीरो बन जाए, है ना, ऐसा। क्यों, क्योंकि क्या है देखो, नेचर जो है ना, वो मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन चूज करता है, वहां पे वो स्टेबल रहता है। जैसे ही एनर्जी बढ़ी, छटपट शुरू हो जाती है नेचर की, और वो स्टेबल नहीं होता। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और भी तो चीजें हैं कर्व में, वो डिस्कस करते हैं। थोड़ा ये गहराई से पढ़ते हैं इसको। पहली बात कि न्यूक्लियाई है जिनके ए 60 से बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम है। वो जो ए से कम वाले और ए से ज्यादा वाले अपने न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड नहीं है ना। और यही तो एग्जैक्टली रीजन है फिजन और फ्यूजन का, और इसीलिए तो एनर्जी रिलीज भी होती है। पहली बात ये समझ गए। दूसरी बात, ये कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ए ग्रेटर देन 40 के बाद कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट है। बीई पर ए वेरीज, कहते हैं कि लेस देन 10%, अबाउ ए इक्वल टू 10। इसका डीप मीनिंग क्या है, देखो इसका मतलब है न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट करता है। अब डायग्राम देखो, एक न्यूक्लियन जो है ना, अपने सिर्फ नियरेस्ट नेबर से इंटरेक्ट करता है, क्योंकि वो तो वही तो उसका नेचर है न्यूक्लियर फोर्स का, है ना। टोटल कितने न्यूक्लियंस हैं न्यूक्लियस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे आप खिंचा खिंच स्टेडियम में भीड़ में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अपने आसपास के लोगों से ही टच कर सकते हो, पूरे स्टेडियम को कहाँ टच कर सकते हो आप। तो अगर हर न्यूक्लियन से इंटरेक्ट करता तो बीई बाय ए बढ़ता जाता ए के साथ, फ्लैट नहीं होता। फ्लैट है इसीलिए कहो कि ये सैचुरेट हो गया है, समझे, इसको थोड़ा समझ लेना। और तीसरी बात, ये जो
बिस्मथ है 209 के आगे, मतलब ए अगर ग्रेटर देन 209 है तो कोई स्टेबल न्यूक्लियस नहीं पाया गया है ये नेचर में। सब अनस्टेबल मतलब रेडियो एक्टिव। क्यों? अभी थोड़ा सब्र करो, कूलम फोर्स की कहानी आगे आ रही है, तो इसको हम अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसको एक सटल ऑब्जर्वेशन है ये जैसे मैंने कहा ना कि ये बोनस स्लाइड है। कर्व के शुरुआत में कुछ फ्लक्चुएशन है, जिगजैग देखा, और 3 न्यूक्लियर जैसे जिक्र किया था, He4C12O16। ये अपने जो नेबर है उनके आसपास के उन उनसे नोटिसेबली ऊपर बैठा है, उसकी इसी को कहते हैं लोकल पिक्स। पीक पे जाके बैठ गए। क्यों? इसका रीजन बहुत एलिगेंट है ना। अब देखो ध्यान से सुनो इसको। न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल वैसे ही जैसे एटम में हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं देखे थे बोर मॉडल में, वैसे। और उसका भी एक रूल है, पॉली प्रिंसिपल। वो ये है कि हर न्यूक्लियर एनर्जी उस लेवल में आ सकता है जैसे दो न्यूट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के या दो प्रोटॉन्स अपोजिट स्पिन के, ये लेवल सीक्वेंस में बैठे हैं तो ये मिनिमम एनर्जी देता है। तो जैसे मैंने कहा मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ ये लेवल है। तो ये डायग्राम देखो, He4 में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन वेल का लोवेस्ट लेवल हो जाता है। एक अपोजिट स्पिन पैर्स परफेक्टली फील्ड है कि नहीं, न्यूट्रॉन वेल में भी लोवेस्ट लेवल है, परफेक्टली फील्ड। तो कोई अकेला न्यूक्लियन है ही नहीं, सब पैर्ड है। तो अब पैटर्न देखो, He4 मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, C12 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, O16 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। सब में सारे न्यूक्लियंस नीटली पैर्ड है, सब पैर में चलते हैं। जैसे केमिस्ट्री में नोबेल गैसेस की फील्ड शेल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होती है ना, वैसे ही न्यूक्लियाई यहाँ पे पैर में एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि नीचे आ जाएगा ना, पैर करेगा अपोजिट स्पिन, तो सीधा ये जो वेल कहते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी वेल। तो वेल ये तो बोनस था। तो यही इस पीक का राज है, मतलब ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, एग्जाम रेडी पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिए और भी आगे इसको डिस्कस करेंगे। पहला है मैक्सिमम बीई पर ए 8.8, ये है Fe मोस्ट स्टेबल है ना, टाइटली बाउंड। नंबर 2 है ए इक्वल टू 10 के ऊपर देखो बाइंडिंग एनर्जी वेरीज लेस देन 10 पर, ये लिख देना आप। मतलब हर न्यूक्लियन सिर्फ अपने नेबर से इंटरेक्ट करता है, वो मैंने समझाया था। इसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, है ना। इसको और भी समझेंगे आगे। चलो तीसरा है A56 के बाद जो स्मॉल डिक्रीज हो रहा है उसका कल्प्रिट कौन है बताओ? लॉन्ग रेंज आपका कोलम फोर्स। और ये कोलम फोर्स क्या है? रिपल्सिव है। कौन देता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज है, सैचुरेट हो जाता है जल्दी, लेकिन कूलम रिपल्जन लॉन्ग रेंज है। हर प्रोटॉन को धक्का देगा, चाहे वो कितना भी दूर हो। समझ गए बात को? दूर वाले प्रोटॉन भी धक्का देंगे, लेकिन दूर वाले प्रोटॉन खींचे मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट फोर्स। तो आप प्रोटॉन्स बढ़ाते जाओ, रिपल्जन बढ़ता जाता है। रिपल्जन बढ़ता जाएगा मतलब न्यूक्लियस टूट जाएगा, पार्ट अपार्ट हो जाएगा, है ना। बाइंडिंग बोलेंगे गिर जाएगी। इसको और आगे समझेंगे, पहले जब स्टेबिलिटी की बात आएगी तब इसी चीज को आगे। चौथा नंबर है कूलम फोर्स सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी कम नहीं करता, वो हैवी न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को न्यूट्रॉन एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर देता है। ये आगे देखेंगे।
और ये शिफ्ट ए के साथ बढ़ता है। इसका मतलब जैसे मैंने कहा ना, एन वर्सेस जेड प्लॉट में हम क्लियर करेंगे इस सारी चीजों। तो एक लाइन में देखो, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर अट्रैक्शन कर्व को ऊपर बनाती है, लॉन्ग रेंज कूलम रिपल्जन उसे नीचे खींचती है। समझे बात को? डोंट वरी, वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट वंस अगेन। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरिकल्स करेंगे। पहला है कार्बन 12 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालना है। सब कुछ दिया है, देखो MP MN, और बाय डेफिनेशन ये तो 12U है एग्जैक्ट कार्बन का। और देखो हमारा जो पॉकेट में हमने रखा था नंबर, उसको भी यूज कर लेंगे। कार्बन 12 में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6। तो न्यूट्रॉन कितने हुए? 6, 12 माइनस। ओके, तो फ्री न्यूक्लियस जो है उनका टोटल मास निकालो भाई। तो निकाल लिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस की बात की है भाई, है ना? यहाँ पे एटम की बात नहीं होती। एटम की बात होती ना तो हमें हाइड्रोजन लेना पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर करने पड़ते। बट यहाँ पे देखो आसान है चीजें, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है। तो सिंपल है। अब एक्चुअल न्यूक्लियस का मास दिया है, देखो एटम का मास नहीं है। एटम होता तो हमें यहाँ जो ऊपर प्रोटॉन लिया ना, उसकी जगह हम क्या करते, ट्रिक हमारी हाइड्रोजन, जो अगले लेक्चर में बताई थी। तो अब मास डिफेक्ट तो आपको पता ही है, कोई बड़ी बात है नहीं अगले लेक्चर से। तो देखो ये 0.00, तो ये मास कहाँ गया? तो यही तो एनर्जी बन गया, बाइंडिंग एनर्जी बन गई। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब मल्टीप्लाई कर दो, यू में दिया है 931.4 से मल्टीप्लाई कर दो। और आपको तो पर न्यूक्लियन चाहिए ना, तो इसको डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो 7.68 पर न्यूक्लियन है ना? और देखो कर्व पे C12 एग्जैक्टली यहीं बैठा है। देखो थियरी और कैलकुलेशन हमारे तो मैच हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वही अपना फेमस एफी वर्सेस बिस्मथ। लेकिन अब क्या है कि आप प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ करेंगे। ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, इसलिए फेमस है ये। Fe56 पहले बोले 26 प्रोटॉन्स है, 30 न्यूट्रॉन्स है। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे? न्यूक्लियस की बात है, आपको पता है। ये देखो 26 इंटू प्रोटॉन प्लस 30 इंटू न्यूट्रॉन माइनस जो उसका एक्चुअल न्यूक्लियस का मास है। ठीक है, तो जो भी आया यूनिट उसका यू है, तो सीधा 931.4 या 5 मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें पर न्यूक्लियर निकालना है, तो डिवाइड बाय 56 करो, तो 8.79 MeV। अब बिस्मथ देखो 209, 83 प्रोटॉन 126 न्यूट्रॉन। देखा ना, न्यूट्रॉन अब एक्सेस है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मास डिफेक्ट निकाल लो, 83 इंटू प्रोटॉन प्लस 126 इंटू न्यूट्रॉन माइनस जो बिस्मथ का एक्चुअल दिया है, यू में है, मल्टीप्लाई बाय 931.5 करो, उसको डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 209 करोगे तो 7.8। कंक्लूजन है, इतना हीरो जीत गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी ज्यादा है ना? और वही इसीलिए कर्व के पीक पे बैठा है। टोटल में तो बिस्मथ जीत रहा है, लेकिन पर न्यूक्लियन में Fe जीत रहा है, इसीलिए वो स्टेबल है। ठीक, कैसे आसान न्यूक्लियर एग्जाम्पल है ना, बहुत आसान है ये, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी है। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है? 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। देखो गिवन है सब कुछ,
अल्फा का न्यूक्लियस दिया है। अल्फा अगर एटम का दिया होता ना तो हम एमपी की जगह क्या लेते हैं, एमएच लेते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट से कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सब आसान है, सब कुछ यू में दिया है, सब कुछ यू में निकालो, आपको मास डिफेक्ट भी आपने निकाल लिया, देखो आराम से। फिर उसको 931 पॉइंट, देखो अलग अलग नंबर यहाँ जानबूझ के लिए है, क्योंकि 5 लो 0.4 लो, है ना, यही एक नंबर है। तो पर न्यूक्लियन निकालो, कितने न्यूक्लियन है भाई, ए कितना है हीलियम का, 4 है, तो 7.13। और अपना कर, ये कर को याद करो, हीलियम 4, है ना, शार्प पीक पे बैठा था देखो 7.1 पे, तो ये सारा मैच हो रहा है। इसलिए अल्फा पार्टिकल भी इतना रोबस्ट है, 7.1 कम नहीं है, रोबस्ट है वो। इसलिए रेडियो एक्टिव डीके में न्यूक्लियाई पूरा अल्फा पार्टिकल एक यूनिट की तरफ फेंक देता है बाहर, ऐसा है। और देखेंगे ये अगले अगले न्यूमेरिकल में ये भी आएगा क्यू वैल्यू में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें सन की एनर्जी का कैलकुलेशन भी है ना, फ्यूजन वाला है, डी टू डी। देखो ड्यूटेरॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, हीलियम की भी दे दी है। अब दो ड्यूटेरियन फ्रीज फ्यूज करके आपको हीलियम बनाना है, तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, बहुत ही आसान है, ट्रिक तो सिंपल है भाई। टोटल बाइंडिंग एनर्जी बिफोर और आफ्टर कंपेयर कर दो भाई। तो बिफोर थे दो ड्यूटेरियम्स, मतलब टोटल 4 न्यूक्लियंस हो गए, है ना, देखो ड्यूटेरियम तो टोटल तो 4 हुए कि नहीं, दो दो ऊपर न्यूक्लियंस मतलब, और हर एक 1.1 एमईवी से बंधा हुआ है। तो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई, 4 इंटू, यही है इसका बस। और आफ्टर एक He4, तो वही 4 न्यूक्लियंस, लेकिन अब 7.0 एमईवी से बंधा हुआ है। तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी आपकी, 4 इंटू 7 करो, है ना, तो ये हो जाएगा 28 एमईवी टोटल। तो देखो न्यूक्लियंस पहले लूजली बंधे थे, अब डीपली बंधे हैं। जो एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी हुई वही तो रिलीज हुई है, हमने देखा नहीं कर्व में। और डायग्राम देखो, प्रोडक्ट्स कर्व के ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब 1.1 था सीधा 7 हो गए, तो एनर्जी तो बाहर ही आएगी। सिर्फ 4 न्यूक्लियस से 23.6 एमईवी, है ना, देखो ये 4 ही थे। केमिस्ट्री में एक रिएक्शन से मिलता है हमें फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो भी न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत देखो, और ये फ्यूजन जो है वो सन में होता है, ठीक है। तो यहाँ करना क्या था कि सीधा आपको बिफोर एंड आफ्टर बाइंडिंग, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर करना था, ऐसा है। चलो अब हम लेंगे, ये कॉन्सेप्ट है क्यू वैल्यू का, न्यूक्लियर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो बैलेंस करते हैं, लेकिन एक और चीज भी तो कंजर्व होनी चाहिए, जो हीरो है एनर्जी। तो देखो इसको बेस्ट है कि हम सीधा एग्जाम्पल से, एक रिएक्शन से देखो। तो H प्लस एन, एन मतलब 14 वाला है, H के पास 2 न्यूक्लियॉन्स है, तो इससे कार्बन और हीलियम बने। LHS का टोटल मास देखो क्या है, यू में, है ना, और RHS का टोटल मास क्या है यू में, देखा। अच्छा, तो रिएक्शन के बाद तो मास तो कम हो गया। अच्छा, तो डेल्टा एम को हम डिफरेंस बोलेंगे, मास डिफेक्ट। तो ये भी 0.01474, देखो आप ध्यान से,
तो ये लॉस्ट मास कहाँ गया? तो यहां पे हम बोलेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। कार्बन और हीलियम तेज भागते हुए निकलेंगे, ऐसा है, समझे ना आप? तो एनर्जी यूनिट में इसको क्या करेंगे कि ये मास डिफेक्ट टू मल्टीप्लाई करो, तो 13.5 MeV निकल के आया। तो इसका डेफिनेशन बोलो कि रिएक्शन इक्वेशन को एनर्जी बैलेंस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहेंगे क्यू वैल्यू। तो क्यू को लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। ये रहा, याद रखो, मास ऑफ रिएक्टेंट्स है यहाँ पे पहला, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ क्यू जो निकल के आया है वो प्लस निकल के आया था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है एनर्जी रिलीज होती है। और अब देखो बुक कीपिंग कंप्लीट करो। अगर इनकमिंग ड्यूटोरियम पहले से 5 MeV के लेके काइनेटिक एनर्जी लेके अगर उसने क्योंकि रिएक्शन होती कैसे है भाई, फेंक के मारते हैं, तो ड्यूटोरियम के पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होती तो प्रोडक्ट के पास क्या होता, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो 13 निकली ना उसको उसमें प्लस करना पड़ेगा, यही तो कंजर्वेशन है भाई। तो टोटल इतनी होनी चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? एनर्जी का हिसाब पैसा पैसा जुड़ना चाहिए, मिलना चाहिए। तो प्रोडक्ट के पास इतनी होनी चाहिए। इसको ना आप हम देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, और भी ज्यादा समझ में अच्छी तरह से। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा रिएक्शन देखो, He यहाँ पे 4 और अल्फा पार्टिकल मतलब न्यू नाइट्रोजन, तो होता है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मास देखो LHS का और RHS का मास देखो, है ना? ये बड़े बड़े नंबर्स है लेकिन प्लस करने में बहुत आसान है, आपको लिखने एक के नीचे एक लिखना है। अब देखो, तो अब तो प्रोडक्ट्स हैवी हो गए, है ना? हैवियर हुआ प्रोडक्ट, और हमारा डेफिनेशन था रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो मतलब 1.194 MeV का डिफिशिट हुआ है, तो क्यू हमारा नेगेटिव में आया। अब नेगेटिव क्यू का मतलब होता है भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब है ये रिएक्शन अपने आप होने वाला नहीं है। इनकमिंग अल्फा पार्टिकल को कम से कम इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके आना होगा कि ये डेफिसिट भर सके। अब ध्यान देखो, यहाँ पे गड़बड़ मत करो, अब देखो। अब कॉमन सेंस ये बोलोगे आप कि अल्फा को 1.194 MeV लेके आए तो काम हो जाएगा, बोलोगे कि नहीं आप ऐसा? लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ट्विस्ट है कि एनर्जी तो कंजर्व होनी चाहिए कि नहीं। हाँ बोले तो हो गई ना एनर्जी कंजर्व, आपने कहा था। अब साथ में अगर वो काइनेटिक एनर्जी लेके आया है तो मोमेंटम बिफोर और आफ्टर उसका क्या, तो दोनों कंजर्व करने हैं, और यही हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी का ट्विस्ट है। तो अगर आप सिर्फ 1.194 के साथ आए तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो ये देखो कैसे, और जेई का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, देखो इसको अगली स्लाइड पे करते हैं डिस्कस। चलो डायग्राम देखो, ध्यान से देखो, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। पहले क्या था, अल्फा पार्टिकल मोमेंटम लेके आ रहा है, नाइट्रोजन रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो था। अरे इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं था, तो बाद में भी जीरो नहीं होना चाहिए, इतना ही है बस। अब अगर अल्फा अपना 1.194 लेके आता तो एनर्जी बैलेंस हो जाता, है ना? मतलब एनर्जी आपकी मास बनने में खर्च हो जाती, प्रोडक्ट आपके रेस्ट पे पैदा होते, तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाता, जैसे कहा का एनर्जी कंजर्व हो गई सब कुछ, लेकिन मोमेंटम, लेकिन इनिशियल मोमेंटम तो नॉन जीरो था और फाइनल जीरो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन वायोलेटेड है।
इम्पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट्स को भी मूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो है तभी तो मोमेंटम बना रहेगा। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी बचनी चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट्स मोमेंटम। तो आपको क्या करेगा, दोनों कंजर्वेशन लगाने पड़ेंगे, एनर्जी और मोमेंटम। अब इसको साथ में सॉल्व करो तो ये अपना फेमस, रट लो इसको, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल m बाय m इंटू क्यू वैल्यू, है ना। जहां ये स्मॉल m क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल, और कैपिटल M है स्टेशनरी टारगेट का मास है। इसको ना रट्टा मार लो अभी के लिए, छोटा सा है, आगे इसको बहुत ही फाउंडेशन से डिराइव करेंगे। अभी तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन में काम आता है, फटाफट निकल जाएंगे। तो रिएक्शन 2 के लिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्या आएगी, देखो। अब स्मॉल m पता है, कैपिटल M देखो ना, डालो, इनटू क्यू वैल्यू भी आपको पता है, निकल के आई थी। तो 1.535 MeV चाहिए। तो इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अल्फा की एनर्जी 1.194 होने से काम नहीं बनेगा, 1.535 MeV से काम बनेगा। इससे कम नहीं चलेगी, रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। तो आपको 1.535 या उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, रिएक्शन हो जाएगा, है ना। अब नोटिस ये करो कि थ्रेशोल्ड तो हमेशा क्यू तो है ही, लेकिन क्यू से ज्यादा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ब्रैकेट में तो 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल m है, जो हमेशा 1 से बड़ा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में रिएक्शन लिखा है शॉर्ट एंड में है, एन अल्फा पी ओ। तो ये नोटेशन है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, समझ लो। ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट में टारगेट, ब्रैकेट में पहले प्रोजेक्टाइल, फिर इजेक्टाइल, बाहर राइट में प्रोडक्ट। मतलब है नाइट्रोजन पे अल्फा मारा, प्रोटॉन निकला और ऑक्सीजन बन गया। क्यू वैल्यू निकालो। क्या फॉर्मूला थी, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। अगर यू में है तो सीधा 931.5 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो सारे नंबर्स आपको डालने हैं, पेशेंट्स लिखकर, है ना। एनर्जेटिक और पेशेंट्स दोनों के साथ ये कैलकुलेशन करना है। तो माइनस में आया 1.2 MeV। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एंडोथर्मिक, मतलब थ्रेशोल्ड चाहिए। तो सीधा के मिनिमम निकाल लो, क्यू इंटू 1 प्लस m अल्फा था, अपॉन नाइट्रोजन पे मारा था, तो कैपिटल M mn हो जाएगा। तो इससे आपका 1.54 MeV, सीधा डन है ये, है ना। कितना आसान है, 2 स्टेप प्रॉब्लम है, क्यू निकालो, फॉर्मूला लगाओ। अभी तो इसको रट लो, इसको डिराइव करेंगे बाद में, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। प्रूव करो कि यूरेनियम 230 न्यूट्रॉन या प्रोटॉन एमिट करके डीके नहीं करता है। अब देखो ये लॉजिक क्या है, ये स्पॉन्टेनियस डीके के लिए, स्पॉन्टेनियस है ना, स्पॉन्टेनियस, तो क्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हमने कहा क्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगा, अगर नेगेटिव है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो स्पॉन्टेनियस मतलब कुछ किए बिना, तो मतलब क्यू पॉजिटिव होना चाहिए। पेरेंट प्रोडक्ट से हैवियर होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब ऐसा ही हुआ ना, तभी तो पॉजिटिव होगा। तो देखो दोनों चैनल्स का क्यू निकालो। न्यूट्रॉन एमिशन मतलब रिएक्शन लिखो, यू से आ, देखो 229 बन गया। अगर न्यूट्रॉन निकाला तो रिएक्शन ऐसे ही तो निकालोगे, आप लिखोगे। तो अब क्यू निकालो, क्या करोगे, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करोगे। तो भाई करो पेशेंस से, तो माइनस आया देखो, क्यू नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं है, आपको कुछ करना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए, ऐसे ही नहीं होगा। प्रोटॉन को निकाल दो बाहर, प्रोटॉन को अगर बाहर निकालोगे तो भी वही हाल है, देखो रिएक्शन,
है ना। अब ये Pa कुछ अलग एलिमेंट है। ध्यान दो कि प्रोटॉन निकला तो Z एक कम हो गया, है ना। तो इसीलिए ये, जैसे हमने कहा था ना, आइसो मतलब Z ही तो है जो डिसाइड करता है एलिमेंट को। तो ये Pa है कुछ, है ना, अलग एलिमेंट है, चलो ले लो इसे, मतलब दूसरा बन गया। अब Q निकालो, जो भी 230 का U था माइनस प्रोडक्ट का U, ध्यान से जो भी दिया है करो, ये सारे दिए होंगे, मल्टीप्लाई बाय ना, तो माइनस आया है, ये भी नेगेटिव, तो माइनस का मतलब अपने आप तो होने वाला नहीं है ये रिएक्शन, है ना। तो U230 इन रास्तों से तो डीके नहीं करेगा। तो फिर ये एनर्जी शेड कैसे करता है? तो जैसे कहा ना कि अल्फा डीके से, क्योंकि अल्फा ही तो रोबस्ट पार्टिकल है, टाइटली बाउंड है। याद करो 7.1 MeV पर न्यूक्लियन नहीं देखा था, क्योंकि अल्फा चैनल का क्यू पॉजिटिव निकल के आता है। देखा, तो सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब वापस आते हैं हमारे ये ग्राफ पे, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी लास्ट सेक्शन है। अब थोड़ा सा सोचो और हमने जो आगे किया था ना उसको यहाँ कनेक्ट करते हैं। न्यूक्लियंस में प्रोटॉन्स फेम्टोमीटर्स की दूरी पे पैक्ड है, बात को समझो। तो कूलम रिपल्जन एनॉर्मस होगी, न्यूक्लियस तो हट जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कूलम रिपल्जन में आर नीचे आता है अगर छोटा है तो। समझ रहे बात को आप? आर कम तो फोर्स ज्यादा, तो न्यूक्लियर अपार्ट मतलब फट जाना चाहिए। तो फिर भी ये स्टेबल कैसे, न्यूक्लियस बंधा हुआ कैसे? ये सवाल आपको अगर समझ में आया तो आगे का डिस्कशन समझ में आ जाए। समझ गया? तो आंसर है, एक फोर्स है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसकी तीन प्रॉपर्टीज है, याद रखो। पहला तो ये है अट्रैक्टिव है और शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज मतलब 2 फेम्टोमीटर। दूसरा, ये सब न्यूक्लियन पेयर पे लगता है, ऐसा नहीं सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सब में लगता है ये, है ना। चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसको कोई ऐसा नहीं कि चार्ज है तो लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, एफ प्रोटॉन प्रोटॉन इक्वल टू एफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल टू एफ न्यूट्रॉन, चार्ज से कोई मतलब नहीं है, देख लिया ये सब। और अब क्रूशियल बात है, न्यूक्लियर डिस्टेंसेस पे अट्रैक्शन रिपल्जन से स्ट्रांग है। समझा? न्यूक्लियर डिस्टेंसेस मतलब ये जो फेम्टोमीटर का डिस्टेंस है ना, इसीलिए तो इसको स्ट्रांग फोर्स करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई स्टेबल न्यूक्लियर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना एटम्स ना हम। तो ये सब चीजें समझ गए। फैक्ट नोट करो, सिर्फ 260 स्टेबल न्यूक्लियस है नेचर में, है, बाकी सारे जो है हंड्रेड्स वो भी है और भी, लेकिन वो सारे अनस्टेबल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। अच्छा, तो ये दूसरा फेमस ग्राफ है एन वर्सेस जेड प्लॉट। एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन नंबर है, मतलब जेड, और वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन है। हर स्टेबल न्यूक्लियस एक पॉइंट है और सारे पॉइंट्स मिलके बनाते हैं बैंड ऑफ स्टेबिलिटी। दो ऑब्जर्वेशन है, देखो लाइट न्यूक्लियर है, उसका मतलब है बैंड जो है एन इक्वल टू जेड लाइन के ऊपर वो होते हैं, चिपके हुए होते हैं। जैसे हीलियम 22, ऑक्सीजन 88, है ना, कार्बन 2020, इक्वल प्रोटॉन्स इक्वल न्यूट्रॉन्स, मोस्ट स्टेबल। हेवी न्यूक्लियर में बैंड जो है एन इक्वल टू जेड लाइन से ऊपर मुड़ जाती है, एन ग्रेटर देन जेड। जैसे Fe26, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, न्यूट्रॉन ज्यादा है। बिस्मथ में न्यूट्रॉन ज्यादा है। अब ये न्यूट्रॉन क्यों ज्यादा है वो भी फिजिक्स समझो। अगर जेड बढ़ता है तो रिपल्जन बढ़ेगा कि नहीं, कोलम रिपल्जन, तो वो न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करेगा,
तो सॉल्यूशन ये है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स डाल दो। तो न्यूट्रॉन तो अट्रैक्शन लाता है न्यूक्लियर फोर्स को, है ना, लेकिन उसका रिपल्जन जीरो है, क्योंकि चार्ज की कोई बात ही नहीं इसमें। तो न्यूट्रॉन्स इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी को डाइल्यूट कर रहा है ना। ब्यूटीफुल फ्रेज है डाइल्यूशन चार्ज डेंसिटी का, लिख लो। लेकिन ये ट्रिक हमेशा नहीं चलती, क्योंकि Z83 के बाद, मतलब बिस्मथ के बाद, जैसे कितने भी न्यूट्रॉन्स डालो, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्जन कंपेंसेट नहीं होता है। इसलिए Z ग्रेटर देन 80 सारे एलिमेंट अनस्टेबल है, डीके करते हैं अलग अलग टाइम स्केल पे। डीके तो ऐसी बात है कि अनप्रिडिक्टेबल। बट समझे ना आप, क्योंकि वो तो शॉर्ट रेंज फोर्स है ना, तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो रिपल्जन जीत जाएगा। अब देखो ये ग्राफ और अपना पुराना, उनका कनेक्शन देखो। जो कूलम फोर्स बी पर ए कर्व को आयरन के बाद नीचे झुकाती है, वही फोर्स स्टेबिलिटी बैंड को N=Z लाइन के ऊपर मोड़ती है। सेम विलन, है ना, कहानी अलग अलग है लेकिन ये विलन सेम है, इसको समझो। चलो ठीक है, तो ये आप एक बार और सुन लेना, हो जाएगा पक्का। ये देखो समरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्या होता है? बी एन डेल्टा एम सी स्क्वायर बाय ए। जिसका बी बाय ए ज्यादा वो स्टेबल है। तो टोटल नहीं कंपेयर करना, वो गलत। अब कर्व देखो, पीक होता है 8.8 MeV, Fe 56, अराउंड A=60 बोल दो। ए ग्रेटर देन 40 पे फ्लैट, बोलो न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट हो रहा है। He4 देखा, C12O16 लोकल पीक्स पे है। क्यों? क्योंकि उनमें पैर्ड न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स है। पैर्ड मतलब वो वैली में गिर जाते हैं, बंधे जाते हैं, पोटेंशियल कम, मतलब है ना। और ए ग्रेटर देन 209 तो सारे रेडियो एक्टिव है। फ्यूजन और फ्यूजन दोनों कर्व पे ऊपर ले जाएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। क्यू वैल्यू मतलब रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, सिंपल है। क्यू पॉजिटिव तो एक्सोथर्मिक, क्यू नेगेटिव तो एंडोथर्मिक। और अब चाहिए होगा तब हमें थ्रेशोल्ड। तो ये है के ई मिनिमम 1+m/m इंटू क्यू। समझ गए? ये रट लो, अभी आगे अगले लेक्चर में इसको करेंगे। स्पॉन्टेनियस डीके के लिए क्यू ग्रेटर देन 0 जरूरी है, समझा है। स्टेबिलिटी बैंड देखो, लाइट न्यूक्लियाई मतलब N=Z, हैवी न्यूक्लियाई N>Z, और Z83 के बाद कोई स्टेबल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स कम हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 25 में, रेडियो एक्टिव हम करने वाले थे लेकिन अब नहीं करेंगे। हम एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके न्यूक्लियर रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। थैंक यू।